तो कल कल हमने क्या करा था, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके जावा फाइल को कंपाइल करके और इंटरप्रेट करके देखा था, है ना, जेडीके इंस्टॉल करा था, ये सब चीज़ कर ली थी हमने। और आपको बताया था कि इक्लिप्स भी आपको डाउनलोड करना है। सो वी विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स, वन इज इक्लिप्स, द अदर इज कर्सर। ठीक है, इन चीज़ों को हम सीखते हुए चलेंगे। एज एन आईडी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि जेडीके का इंस्टॉलेशन अलग है और आईडी जो सॉफ्टवेयर है, जो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फास्ट डेवलपमेंट में बहुत सारी हेल्प देगा, मुझे डिबगिंग के ऑप्शन देगा, वो उसी जेडीके को इंटीग्रेट करेगा, उसी जेडीके को यूज करके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेगा। ठीक है, तो किसी भी आईडी का नाम ही इसीलिए आईडी पड़ा क्योंकि वो इंटीग्रेट करता है कंपाइलर वगैरह से और रन टाइम से, विच इज इंस्टॉल्ड सेपरेटली आउटसाइड नॉर्मली। ठीक है, कभी कभी पैकेज में भी आते हैं, वो एक अलग सी बात है। ठीक है, क्या हुआ भैया? लाइट चली गई? नहीं, ये तो जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है। अब इस खड़े होकर क्या लगाना है? हाइट जिसकी देखो कि कोई लंबा है भाई। सबसे लंबा क्लास में कौन है भाई? उसे मिसबा है कौन? नहीं आया बेटा। सर सबसे लंबा तो आया ही नहीं। सर स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट रुको, इसको देखते कहीं यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो so these are the two IDs that you'll be trying to work on. One is Eclipse ID, the other is Cursor. ठीक है, तो Eclipse इंस्टॉलेशन के लिए आपको बताया था कि आप ब्राउजर पे जाइए, डाउनलोड Eclipse करिए, और सबसे पहले जो आपको साइट दिखेगी वो eclipse.org की दिखेगी। उस पर जा करके आप Eclipse को डाउनलोड कर लीजिए। इट विल टेक टाइम बिकॉज वंस डाउनलोडेड दैट्स जस्ट अ इंस्टॉलर विच अगेन कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। ठीक है, अब फिर वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन करता है, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। अगर डिफिकल्टी आए तो लैपटॉप लेकर के रूम, मतलब क्लासरूम में या फिर लैब में, जहां भी आपको पहला ऑप्शन मिले, आप आकर के लेते आइएगा लैपटॉप लेके, उसको हम कर लेंगे कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो हियर आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द Eclipse। ठीक है, काफी पहले का इंस्टॉलेशन है मेरा। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। So the first thing that it is showing me is the workspace. This is the Eclipse workspace, right? You can see the path under the users. Normally, by default, it will make the path, that workspace path, as users, and whatever is your username. Like for me, it is Shah Imran Alam, right? My name, and then it will form a folder, Eclipse workspace. The workspace is a placeholder, or a folder rather, which contains all your projects. ठीक है, now what you see here, this is the editor pane, right? Editor window. ठीक है, here you will type the programs, correct? And here, this is the package explorer. Here you can see all the projects. There are so many projects, right? There are so many projects. So
you can have multiple projects at a time. All this will be visible over here. Let me just get rid of these tabs. So now it's all clear. I will create a fresh new project. Okay. So in this package explorer, I will do right click. Then I will go for new. There are two options: Java project and Maven project. Normally, in most of the IDEs like Visual Studio Code or even Cursor, if you want to work, you won't get the folder structure or the organization for a typical Java project that is made in the Eclipse environment. ठीक है, तो उसको आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, right? Or the other thing that you can do is you can create a Maven project. ठीक है, so I don't know if anyone of you is familiar with Maven or not. किसी को पता है? अच्छा, चलो ठीक है, अभी Maven को छोड़ते हैं. So we will go with the Java project, and in other IDs we will try to make the structure accordingly. So I am creating my first Java project. Say for example, MCA batch 2026. ठीक है, डेमोस. ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया. See, it is using the runtime environment for Java SE 21. ठीक है, why? Even though I installed Java 25 yesterday, right, in front of you on this machine, right? But I told you Java 21 is still the most stable version. Okay? If I want to change, I can go ahead and change, but in the drop down, the maximum it is showing me is Java SE. SE means Standard Edition 24. Why? Because this Eclipse is pretty old. The installation of the Eclipse is pretty old. I hope if I go for a new installation, maybe the support for 25, JDK 25 has, or Java 25 has already come, right? So I will have to check. Not necessarily. Okay? I will have to check. So when you install, you can check whether it is supporting the latest version of JDK or not. Okay? So I will, when 25 is not there, then I will just leave it for 21 itself. Okay? Now I will leave all the things as it is. I will say next. And you can see this is the structure. So under the name of the project, so this MCA batch 2026 demo, this name should appear after the creation right here in the package explorer on the left side window, right? So this same name should come, and within that there should be SRC folder that should be created. SRC means source code, right? So whatever source code .java file that we are going to write, that will be inside this SRC folder. Okay? So as of now, SRC folder is empty. There is nothing inside the SRC folder, right? So I will say finish. So you can see this project has been created over here, right? I will drop it down. This is GRE system library from Java SE 21. Okay? So all the libraries which are required to basically run your application, they are here, right? Now SRC is of course empty except for this module info.java, which has started coming since JDK 8 and later versions. Okay? So I always prefer to go with a proper structure when building a project, right? Say for example, if I want to develop the application for Jamia Hamdard, right? So suppose I have got different topics to cover, okay? And I want to keep the code organized as per the topics, right? So what I will do is I will go to the SRC folder. I will right click on the SRC folder, okay? Go for the new option. There is the option class. We know what a class is, right? But before creating the class, we will create a kind of organizer for it, like a library shelf. Okay? Categorize with the names. Okay? So that is what we call as a package. So I will create a package. Okay? So let me say the name of the package is Jamia Hamdard.
ठीक है, because I am creating for Jamia Hamdard dot demo. All the demos are going to be here, right? Dot, let me say today we are going to explore basic OOPS concepts. ठीक है? So this is what we are going to explore today. So basic OOPS. So this is the package structure that I have created. ठीक है? You go to a library. If all the books are dumped in the library just like that, in a big mountain kind of way, so they are not organized. And if you need to find out a particular book, say physics, okay, and physics for a particular writer, you won't be able to find out throughout the day, right? But if they are organized in shelves, right, this is the math section, this is the physics section, this is CS section, this is electronics, and so on, you will directly land to the physics section. There you will start looking with the for the name of the authors in alphabetical order, or the name of the title of the book in alphabetical order, whatever may be the organization, and you can just go and pick the particular book. So code organization is also done in a similar fashion. Okay. So once I am done, I will just say finish, and you can see here jamiahamdard.demo.basic oops, basic underscore oops. This name has come. This is the name of the package. This is the name of the package. Okay. Now, if I want to explore this in the file system, in my workspace folder, okay, what I will have to do is, I told you that the default workspace is always created in the users folder unless you change it, right? You have the option to change it also. So I will go to C drive. I will go to users, then under users, under my name, then I will go for the Eclipse workspace folder. This one, no, that's dot Eclipse. Second one is dot Eclipse. एक मिनट, hello, हाँ जी, okay. So this second folder that you said is this is dot Eclipse, ठीक है? It just gives some configuration. Don't worry about it. Here is the Eclipse workspace folder, ठीक है? This we have to go inside, and then this is the project, right? MCA Bash 2026 demo, right? Inside this, you got a SRC folder, right? Inside the SRC folder, what is the package name that we have given? Jamia Hamdard dot demo dot basic underscore oops. So there are three words separated with dots, right? So you will see for every word, you will see a folder is created. Say for example, for first word Jamia Hamdard, a folder is there. You go to Jamia Hamdard, you will see demo, right? For demo, you will see basic underscore oops, and this is empty as of now because I have not created a class inside it, right? So I will go back again to the Eclipse ID. You can note down the color of this square box. It's white, right? It's white. The square box is white. Once I create a class, the color will change to brown, something close to brown, right? So it indicates it's empty. The package is empty, right? So I will just right click on it. New. Where I have right clicked this time? Not here. Not here. Not on SRC folder, but rather on the package, because we want to create the class inside the package, right? So I will right click on the package, and then I will say new, and then I will see the class option. I will create the class. Now let me say I want to create a class of say say triangle class, right? Triangle class, right? You can see this option public static void main. If you click or select this option, this public static void main will be generated within the triangle class, right? But I am not selecting it, okay? Because I do not want my main method inside the triangle class. We will see why.
So you can see a triangle class is created. Note down the color of the square box that has turned to brown. Package statement is the first statement that will come into a Java file, right? The name of the class is triangle dot, the file, the triangle dot Java. Name of the class is triangle. Okay? The name of the file is triangle dot Java. And basic structure public class triangle. This is generated along with the body, which is indicated by the opening and closing of the curly braces. Correct? Now let me say the triangle has three sides. The triangle has three sides. So I will say, and the side could possibly be a whole number, or it could possibly be a fractional number. What is your choice? Whole number? If it is whole number, then we have got four data types. Four data types. Long, double, Tell me from the smallest size. byte, Byte, right? We can say byte, and I will just declare the variable. Okay. So byte means its capacity is 1 byte, that is 8 bits, right? This byte is signed or unsigned? It is signed because it's a number. If this would have been a character A, B, C, D, that would have been unsigned. That would have been unsigned. ठीक है, वहां साइन के में जरूरत नहीं है. What makes difference that does this sign and unsigned makes? Negative and positive is okay. About the capacity, about the size of holding of the values. Range. Range will increase. For which? No. I'm asking which will have larger range. The sign will have the larger range. Correct? No, that's wrong. Unsigned. आप सिंपली बताओ, एक बात बताओ, एक बाइट में 8 बिट होते हैं. 8 बिट का मतलब कितने बॉक्सेस बनेंगे एक एक बिट के? 8 बनेंगे. एक बिट को मैं यूज कर रहा हूं टू स्टोर द साइन, आइदर 0 और 1. मैं 0 को कह रहा हूं प्लस, 1 को कह रहा हूं माइनस, और वाइस वर्सा. ठीक है, बोथ आर फाइन विद मी. आई डोंट नो द रन टाइम नोज दैट. ठीक है, ठीक है. तो अगर एक बिट आपकी यूज हो गई साइन में, तो बची कितनी? 7 बची ना. अगर 7 बची तो हर बिट में 0, 1, 2 वैल्यू स्टोर हो सकती है. यानी इसका कॉम्बिनेशन हम निकालें तो क्या होगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. How many times? 2. I have reached 6. 2 इतनी होगी, राइट? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 128, राइट? 128, राइट? 128. तो अब रेंज क्या हुई? मतलब अब रेंज जो मैं बाइट में स्टोर कर सकता हूं, न्यूमरिक रेंज, वो चूंकि ये साइन है ना, तो निगेटिव भी जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा. -128. Why 127? Apparently it should go to 128, but because in between 0 is coming, then 1 is starting, so it will have a positive 127. This is the range for byte. ठीक है. अगर हम इसको इस फॉर्म में न लिख करके ऐसे लिखे कि -2⁻7 पावर, इसको पावर आप मान लीजिए, पावर, ठीक है, 7 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं. ठीक है, सफिक्स नहीं दे पा रहा हूं मैं, ऐसे मैं आपको पावर इसको अज्यूम कर ले रहा हूं. -2⁻7 2 प्लस 2⁻7, and this whole thing -1. ठीक है, ये किसकी रेंज हुई? साइंड की रेंज हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू की रेंज हुई. अगर बाइट की जगह मेरा डाटा टाइप क्या होता? कैरेक्टर होता, CHAR. अच्छा, कैरेक्टर में हो सकता है कुछ कंपाइलर आपके 1 बाइट में इंप्लीमेंट करे, कुछ 2 बाइट भी लेते हैं.
एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग 1 बाइट, ठीक है. तो दैट्स डिपेंडेंट ऑन द implementation of the compiler. So I am assuming 1 byte just to compare the things. इस कंडीशन में कितने बक्से बनेंगे बिट के? 8 बनेंगे. साइन को स्टोर करने के लिए एक भी यूज नहीं हो रहा है. तो आठों को हम कैपेसिटी को हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए डाटा को, राइट. तो अब ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? लेट्स से एक और बार मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, राइट. 8 बार मल्टीप्लाई होगा. तो ये अब कितना पहुंचा? 256, राइट. इसकी वैल्यू 256 पहुंची. अब चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, कैरेक्टर्स है, तो हर कैरेक्टर को अगर मैं किसी नंबर से रिप्रेजेंट करूं, जैसे जो भी कैरेक्टर की लिस्ट में जो कुछ है, इसको आप पा सकते हैं एस्काई टेबल में. अगर आप एस्काई टेबल खोलें गूगल करके तो आपको 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टिल 255, क्योंकि 0 भी इंक्लूसिव है. अगर 1 से होता है तो 256 होता है. इंडेक्स अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 255 तक जाएगा. 256 कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी. तो 0 किसी कैरेक्टर को मैच करेगा, फिर सिमिलरली 1 का मैच करेगा, 2 मैच करेगा. सिमिलरली वी कैन हैव 2 टू पावर 255 तक रेंज है. तो रेंज है 0 टू 255 अगर उसको हम न्यूमरिक में ट्रांसलेट करें तो. अदरवाइज 256 कैरेक्टर को स्टोर करेगा. करेक्ट? यहां तक क्लियर है भाई? नाउ दिस इज अनसाइंड, ठीक है. बाइट वॉज साइंड. अब बाइट के बाद बड़ा साइंड न्यूमरिक होल नंबर का कौन सा डाटा टाइप होता है? डाटा टाइप पूछ रहा हूं. शॉर्ट. लेट्स से s, वेरिएबल नेम इज s, ठीक है. द लेवल ऑफ द कंटेनर इज s, उसको हमने कोई नाम दे दिया, ठीक है. ये 2 बाइट का होता है. तो इसकी हमें अगर रेंज निकालनी है, हम कैसे रेंज निकालेंगे? अब हम 16 बार इसको मल्टीप्लाई करें या 15 बार मल्टीप्लाई करें रादर, एक अगर साइन है तो, ठीक है. अब डिफिकल्ट टास्क हो गया. इंटरव्यू में या वाइवा में कोई आपसे बताया कि भाई शॉर्ट की रेंज बताओ, आप क्या बताएंगे? इतनी लंबी कहानी बताने की जरूरत नहीं है. आप उसको बताइए -2 टू द पावर क्या 15, क्योंकि 16 में से एक बिट 2 बाइट का होती है शॉर्ट, राइट. शॉर्ट जो होती है 2 बाइट की होती है, यानी 16 बिट. एक बिट चली गई साइन में, बची 15 बिट. तो 2 टू पावर 15, क्योंकि साइन है तो निगेटिव से शुरू होगा. -2 टू पावर 15 2 प्लस 2 टू द पावर 15 एंड दिस होल थिंग, इसको मैं क्या कहूंगा? -1. तो इस टर्म में आंसर दीजिए उसको, ठीक है. आपको कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है एग्जैक्ट रेंज. कैलकुलेट करना चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डाटा टाइप विद हायर साइज फॉर होल नंबर? इंट. लेट्स से i, ठीक है. i नाम दे दिया इसको. इसकी अब रेंज बताइए जल्दी से. -2 की पावर कितना बताएं? इंट मतलब 4 बाइट. 4 बाइट मतलब 32 बिट. अब बताइए 31. ये कहां तक जा रही है? +2 टू द पावर 31. और जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें से एक कम कर देंगे रेंज में से, ठीक है. ये इंट की रेंज मिल गई हमको, राइट. इससे बड़ा अब क्या है? लॉन्ग. ये जनरल डाटा टाइप हम देख रहे हैं, ठीक है. जो प्रिमिट, ठीक है. ये हो गया लॉन्ग. लेट्स से l, राइट. तो माइनस इसकी रेंज बताइए. ये 8 बाइट की होती है. 63. 2 टू द पावर 63 2 प्लस 2 टू द पावर कितना हो गया? 63 -1, ठीक है. करेक्ट. तो ये 4 डाटा टाइप हो गए, करेक्ट. ये किसके लिए है? ये होल नंबर के लिए है.
अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे ट्राइंगल की साइड होल नंबर है, तो इन चारों में से हम कोई एक ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्राइंगल खेत की लंबाई फिट्स में बता रहा है या एक छोटी सी ड्राइंग को सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से बता रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शनल में होता, फ्लोट एंड डबल आर द टू डाटा टाइप्स, राइट। फ्लोट फ्लोट ऐसे लिखिए, राइट। फ्लोट से एफ वेरिएबल नेम। फ्लोट की साइज क्या है? 4 बाइट्स, मतलब 32 बिट्स। रेंज क्या होगी? अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप बोलिए आई कैन नॉट टेल द रेंज। Why? Because a fractional number, a floating point number, has two parts. One is the numeric part, whole number part, one is the decimal part. I do not know how much of the space will be given to the whole number part, how much space is going to the floating part. And floating part is by default, it is set floating because it could be represented in 2 digits, it could be represented in 3 digits, it could be represented in infinite number of digits, right? So depending upon the application, वो digit को मैं change कर सकता हूँ। तो same data can be represented in different sizes, मतलब number of उसके वो change होते हैं, right? So that's now what the runtime will take care of. It has optimized algorithm. It will see the situation कि आप application में 2 digit का print करना चाह रहे हैं, 10 digit print करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आपकी requirement क्या है, उस हिसाब से वो optimize कर लेगा। So no one can tell the actual size कि रन टाइम पे जो वैल्यू जा रही है उसकी साइज, मतलब उसकी रेंज क्या होगी। साइज तो पता है, 4 बाइट पता है, 4 बाइट का मतलब 64 बिट है, एक साइड में जाएगी 63 बिट रहेगी, वो तो हमें पता है, बट रेंज हमें नहीं पता है इसकी। ठीक है, रेंज वी कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, करेक्ट। तो अगर कोई आपसे वाई वाई पूछे, घुमाने के लिए कभी पूछ देते हैं, तो आपको बोलना है, स्ट्रेट बोलना है, वी कैन नॉट डिफाइन द रेंज, अ फिक्स्ड रेंज। ठीक है, द जावा वर्चुअल मशीन डिसाइड इट, इट नोज इट बेस्ट। रीजन पूछिए, रीजन आप बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट गोज फॉर डबल, डबल की साइज क्या है? 8 बाइट। अगेन वी कैन नॉट डिफाइन द रेंज, वी कैन से द साइज 64 bit, that means 1 goes for the sign, then 63 bit, that's it. The size we can tell, we can just tell that double can accommodate probably double the size of float, right? Right, तो रेंज हमारी यहाँ बहुत बढ़ जाएगी, एग्री, बट वी कैन नॉट फिक्स ऑन अ पर्टिकुलर रेंज। हेलो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने देखा 4 होल नंबर के डाटा टाइप हैं, 2 फ्रैक्शनल नंबर के डाटा टाइप हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के दोनों ही हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर हमने देख लिया, और स्ट्रिंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। एक बुलियन देख लीजिए, बुलियन बी। ठीक है, सी प्लस में 0 1 भी उसकी वैल्यू हो सकती है, राइट, बट हियर वी हैव ओनली 2 वैल्यूज, false or true, either false or I will say true। भाई फोन अपना साइलेंट कर ले प्लीज, फोन साइलेंट कर ले। ठीक है, these are the 2 values, 0 1 नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, and if I just do not give a value of boolean, by default it is false, by default it is false, right? For a double or for a float, the default value is 0.0, both for double and for float. For short, int, long and byte, the default value is 0 if I do not give a value। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप मान लीजिए i की वैल्यू 0 पे इनिशियलाइज हो गई है। ठीक है, c की तरह गार्बेज वैल्यू उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अबाउट कैरेक्टर, द डिफॉल्ट वैल्यू इज एम्प्टी कैरेक्टर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज एम्प्टी कैरेक्टर, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, एम्प्टी कैरेक्टर, करेक्ट, ओके।
तो अब इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इनफैक्ट सभी हटा देता हूँ। तो अब बताइए डाटा टाइप क्या चूज करना है हमें ट्राइंगल के लिए? इंट चूज करना चाह रहे हैं आप। इंट मिड रेंज है, राइट? बाइट 1 बाइट थी, शॉर्ट 2 बाइट थी, इंट 4 बाइट थी, लॉन्ग 8 बाइट थी, ठीक है। अगर हम कहें इंट साइड 1 इज इक्वल टू 7, राइट? करेक्ट? तो 7 जिस कंटेनर में जाएगा वो कंटेनर की साइज 4 बाइट होगी, उसकी हम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 7 की बात करें, इस चीज की बात करें जो कि एक लिटरल है, राइट? 7, तो 7 बाय डिफॉल्ट क्या समझा जाएगा? बाइट समझा जाएगा, शॉर्ट समझा जाएगा, इंट समझा जाएगा या लॉन्ग समझा जाएगा? नहीं, इस केस में इंट समझा जाएगा बाय डिफॉल्ट, मिड वैल्यू। दैट इज ऑल्सो मेक सेंस कि चलो हो सकता है बाइट, अब हमें नहीं पता तो हम सेटल हो रहे हैं एक मिड वैल्यू पे, है ना? माय बेस्ट गेस। नाउ दैट्स द कंपाइलर इंप्लीमेंटेशन, दैट्स नॉट व्हाट माय लॉजिक इज, ठीक है? दैट्स व्हाट कंपाइलर इज अज्यूमिंग। सो बाय डिफॉल्ट a numeric literal, a whole number is integer in itself. क्लियर है? ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे एग्जांपल देखेंगे हम इसका, ठीक है? अगर ये 7.7 होता तब बाय डिफॉल्ट क्या होता? फ्लोट 4 बाइट है, डबल लॉन्ग बाइट है। लेकिन अब की बार जो डिफॉल्ट होगा वो डबल होगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग कुछ दीजिए। हेलो हेलो, बताइए, आप उठे, करिए करिए, जल्दी करिए। यस, सो व्हाई इन दिस केस ये भेदभाव का है भाई? न्यूमरिक के केस में तो इंटीजर चूज किया 4 बाइट वाला, यहाँ डबल कर लिया। मे बी बिकॉज यहाँ 2 पार्ट हो रहे हैं ना, एक होल नंबर का पार्ट हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा है, तो चांसेस है कि वैल्यू जो होगी हो सकता है वो लार्जर साइड पे ज्यादा बार हमें मिले, है ना? तो जब हमें नहीं पता तो कंपाइलर ने कहा कि बाय डिफॉल्ट ये डबल हो गया। तो अगर हम 7.7 लिखे तो ये डबल होगा, लेकिन अगर हम इसको बताना चाहें कि नहीं भाई ये 7.7 डबल नहीं है, ये फ्लोट ही है, तो इसके आगे हम स्मॉल एफ और कैपिटल एफ लगा देंगे, तो वो इंडिकेशन हो जाएगा कि ये क्या है, ये फ्लोट है, ठीक है? तो जब भी आप फ्लोट बनाएं, ठीक है, तो हमेशा एफ उसके आगे लगाएं, ठीक है? अब जेडीके 25 वाले उसमें क्या करा है मुझे नहीं पता, ठीक है? वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इक्लिप्स भी मैं चाहूंगा, ट्राई करूंगा एक बार नया इंस्टॉल करके, अगर अगर उसका सपोर्ट कर रहा होगा 25 को तो उसको इंस्टॉल कर लूंगा मैं, ठीक है? फिर देखते हैं आगे। फाइन। सो अभी हम चलिए इंटीजर से मान के चल रहे हैं, ठीक है? साइज जो हमारी है ट्राइंगल की इंटीजर है। सो लेट मी से इंट साइड 1, कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड होते हैं। इंट साइड 2, इंट साइड 3, 3 हमने साइड डिफाइन कर दिए। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज, दिस इज द डाटा दैट बिलोंग्स टू द ट्राइंगल, ठीक है? सो आई सेड for every class there are going to be 2 parts, one is the data part, one is the behavior part, ठीक है? तो ये डाटा हम 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, ठीक है? करेक्ट? अभी इनकी वैल्यू साइड 1, साइड 2, साइड 3 की क्या है? डिक्लेयर नहीं, लेकिन हम प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। डिफॉल्ट वैल्यू 0 पिक कर ले रहा है वो, करेक्ट? अब इन तीनों साइड के लिए हम एक बिहेवियर डिफाइन करना चाह रहे हैं, एंड द बिहेवियर इज से पब्लिक कैलकुलेट पैरामीटर, ठीक है? कैलकुलेट पैरामीटर, राइट? रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या दे दे? लेट्स से इट्स अगेन एन इंट
क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या है कि तीनों साइड को हम ऐड करेंगे। कंप्यूटेशन जब एडिशन का है, डिवीजन का नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा रिजल्ट, तो वो होल नंबर ही रहेगा। तो हमने इंट दे दिया, राइट? साइड्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट जी, करना पड़ेगा। तो लेट्स से आई से इंट रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ये कर दिया हमने, करेक्ट। अभी ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन, रेड लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ पे बैलून दिख रहा है, ये कंपाइलेशन एरर है। और बैलून जो है आपको वो हेल्प बता रहा है। भाई ध्यान से सुनते रहो, खासतौर से जो लोग बहुत अभी वेल वर्स्ड नहीं है। ये जो बैलून है ये आपको क्या बता रहा है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। द मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर। आपने प्रॉमिस किया है ना कि हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, यहाँ पर रिटर्न टाइप रहना है, राइट? और रिटर्न आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो जब तक मैं रिटर्न नहीं करूंगा ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको बैलून को क्लिक कर देंगे किसी भी एरर की कंडीशन में, तो वो आपको ऑप्शन भी देगा, आइदर चेंज रिटर्न टाइप टू वॉइड, ताकि प्रॉमिस ये रह जाए कि हम कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, तब तो ठीक है। अदरवाइज ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करो। तो मैं कहता हूँ ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। मैंने रिटर्न कर दिया, उसने अपने आप, क्लेवर है, उसने रिजल्ट देखा, कंपटीशन हुआ है, तो मे भी आप रिजल्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं अब तक, तो उसने बेस्ट गेस करके रिटर्न रिजल्ट कर दिया, राइट, करेक्ट। अब देखो ये जो क्लास है, बाय डिफिनेशन क्लास को हमने क्या सीखा है, इट्स अ ब्लूप्रिंट, इट्स अ स्पेसिफिकेशन, राइट। तो स्पेसिफिकेशन ही तो है, ये बता रहा ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, जैसे टेबल के 4 लेग्स होते हैं, राइट, वैसे ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, स्पेसिफिकेशन है, राइट। उसके अंदर इन 3 साइड्स पे क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, इन 3 साइड्स में, यानी तीनों डाटा पे, प्रॉपर्टीज पे, या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज पे जो ऑपरेशन हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। And the behavior is modeled through methods or functions. We can call either method or function, right? So we have got calculate parameter as one of the behavior, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इन तीनों साइड्स को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर दे रहा है, सम करके, राइट। नाउ इस लाइन को जो बिहेवियर की होती है, इसको हम बोलते हैं मेथड की सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल को, अगर हम इसको कहें कि ओपन विथ नहीं मिलेगा, रुकिए, शो इन, किधर गया, एक मिनट, कहाँ आता है, अच्छा अच्छा, याद ही तो रहा है, आउटलाइन खुली तो है यहाँ पर आउटलाइन। ये ट्रायंगल आपको दिख रही है क्लास, ये आउटलाइन में ट्रायंगल क्लास दिख रही है। इसमें क्या दिखा रहा है, वेरिएबल दिखा रहा है, राइट, डाटा दिखा रहा है। डाटा का कॉलम करके क्या दिखा रहा है, हल्के कलर में, ग्रे कलर में डाटा टाइप दिखा रहा है, राइट। और इधर अगर हम इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार, ये क्या दिखा रहा है, ये मेथड की सिग्नेचर दिखा रहा है कि कैलकुलेट पैरामीटर नाम का मेथड है, जो कि इक्लिप्स ब्रैकेट्स है उसके अंदर, राइट, और उसकी रिटर्न टाइप बता रहा है ना। जैसे डाटा टाइप के बाद कॉलम लगा के उसका टाइप बताता है, डाटा के आगे साइड 1 के आगे इंट उसका टाइप है, वैसे ये रिटर्न टाइप है यहाँ पर कि मेथड कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट रिटर्न करेगा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा। तो ये इंट बता रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको आउटलाइन में दिखेगी, ठीक है। तो सम टाइम व्हाट विल हैपन कि आप क्विकली सारे क्लासेस की आउटलाइन दे करके ये फिगर आउट करना चाहेंगे किस क्लास में क्या क्या है, ठीक है, फाइन। सिग्नेचर इज अगेन अ प्रॉमिस टू द कॉलर, ठीक है, जो इसको मेथड को यूज करेगा उसके लिए प्रॉमिस है कि भाई मैंने कहा है कि मैं इंटीजर रिटर्न करूंगा, तो मैं इंटीजर के अलावा नॉन कंपेटेबल टाइप रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है, कोई भी नॉन कंपेटेबल टाइप रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इस सिग्नेचर में मैंने आगे ऐड करा होता कि थ्रो एक्सेप्शन, जो लोग C++ पढ़ चुके हैं
वो समझ रहे हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है, तो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन होता। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड भी जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी चीजें काफी कुछ अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जानते हैं। तो एक्सेप्शन इज अ एबनॉर्मल कंडीशन दैट मे अकर एट द रन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, थ्रो से सम एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन ही ले लेता हूँ, अदरवाइज प्रॉपर एक्सेप्शन का नाम होना चाहिए मेरे पास, मैं थ्रो एक्सेप्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है मुझे सिंटेक्स एरर, थ्रोस राइट, थ्रो नहीं थ्रोस है, सॉरी, थ्रोस में डिफरेंस है राइट, थ्रोस एक्सेप्शन राइट, थ्रो एक्चुअल थ्रो करने के लिए होता है, थ्रोस डिक्लेरेशन के लिए होता है, तो मैंने थ्रोस कर दिया, थ्रोस लगा, थ्रोस एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है कि दिस मेथड में थ्रो एक्सेप्शन अंडर सर्टेन कंडीशन वेयर थिंग्स में गो रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेथड सिग्नेचर हो गई, और सिग्नेचर ने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमें टेस्ट करना है, इस क्लास को टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नई ड्राइवर क्लास बनाएंगे। टेस्ट करने के लिए हम ड्राइवर क्लास बनाते हैं, ओल्ड एज टेक्निक है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए ड्राइवर क्लास जो बनाते हैं वो ओल्ड एज टेक्निक है, कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें एक मेन मेथड लिखते हैं जिससे प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। इस क्लास का उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं, उनकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि वैल्यूज सही आ रही हैं या नहीं। ठीक है, एज ओल्ड मेथड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो लास्ट यूनिट है जिसमें जे यूनिट है, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, द बेस्ट वे इज टू यूज any unit testing framework, ठीक है, instead of using a driver class to test। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम, इनफैक्ट हम लास्ट यूनिट तक जाने का वेट नहीं करेंगे कि हम जा रहे हैं, इट्स इजी टू लर्न। उससे पहले ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि हम जब कुछ मतलब ऐसे डेमोस पे काम करें जिसमें मल्टीपल क्लासेस हैं, तो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट the unit test case along with the project itself। ठीक है, तो उसको हम पहले इंट्रोड्यूस कर लेंगे राइट, बट एज ऑफ नाउ लेट्स गो फॉर द ओल्ड मेथड विच इज क्रिएटिंग अ ड्राइवर क्लास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर क्लास बोलते हैं। ठीक है, सो इसको मैंने राइट क्लिक करा पैकेज में। ठीक है, बल्कि मैं पैकेज में क्यों करूं, मैं सारे ड्राइवर क्लासेस को एक जगह ही रखूं, बिकॉज दे विल sort of supplement me as a test case, right? तो मैं SRC में एक नया पैकेज बना लेता हूँ, न्यू पैकेज जामिया हमदर्द राइट डॉट डेमो डॉट टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस ही नाम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बाद में इसमें एक्चुअल टेस्ट केसेस लाऊंगा। ठीक है, लेट्स से फिनिश। ठीक है, अभी देखिए एम्प्टी दिख रहा है, जरा एक बार फाइल सिस्टम में जाके देखिए वहां क्या हुआ। फाइल सिस्टम में देखिए, वापस एसआरसी से चलते हैं। इनफैक्ट इससे पीछे क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है ना, प्रोजेक्ट के नाम के अंदर क्या है, एसआरसी है। एसआरसी में क्या है, जामिया हमदर्द नाम का फोल्डर है। ठीक है, दोनों पैकेज के लिए जामिया हमदर्द कॉमन है, तो जामिया हमदर्द एक फोल्डर बना है, उसके अंदर डेमो भी कॉमन है, डेमो दूसरा फोल्डर बना है। अब इसके अंदर दो फोल्डर आपको दिख रहे हैं, बेसिक्स अंडरस्कोर रूप्स और टेस्ट केसेस। दीज आर टू डिफरेंट पैकेजेस। अब अगर हम बेसिक ऊप में जाए तो यहाँ के दिखेगा आपको ट्रायंगल डॉट जावा दिखेगा, और टेस्ट केसेस में अभी एम्प्टी दिखेगा। जब हम उधर क्लास बना लेंगे तो इसमें भी क्लास डॉट जावा फाइल आ जाएगी राइट। थोड़ा वापस जाते हैं पीछे एसआरसी तक, प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी तक। एसआरसी के पैरेलल क्या है, बिन फोल्डर है। बिन फोल्डर में जाइए तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, सेम फोल्डर स्ट्रक्चर, सेम पैकेज स्ट्रक्चर राइट। जामिया हमदर्द, इसके अंदर क्या है, डेमो, इसके अंदर क्या है, बेसिक ऊप्स। अब यहाँ क्या दिख रहा है, क्लास, ट्रायंगल डॉट क्लास। फाइल कंपाइल हुई बाइट कोड में राइट, और ये जो बाइट कोड में कंपाइल्ड फाइल है वो यहाँ अपने आप जनरेट हो रही है बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारे पास आईडीई है।
जो इंटीग्रेटेड है जेडीके से, वो उसके कंपाइलर को यूज करके इवन अ सिंगल कैरेक्टर भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसको वो कंपाइल करता जा रहा है बैकएंड में, और यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट करता जा रहा है। हाँ, ठीक है भाई। करेक्ट है। अब ये बताइए कि मुझे अपने एप्लीकेशन जब मेरा बिल्ड हो जाएगा, मुझे इस एप्लीकेशन को मूव करना है सर्वर पर, जहाँ प्रोजेक्ट में जो भी कोड मैंने करा है उस कोड को एज अ लाइब्रेरी में इंक्लूड करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सोर्स कोड देने का वहाँ कोई मतलब नहीं है। सर्वर पे सोर्स कोड जाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। वहाँ कौन सा उसको एडिट करेगा? वो तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो मेरा है, मशीन है, इस पे होगा ना। सोर्स कोड जब डेवलप हो जाता है तो मैं उसको चेक इन करता हूँ एक अलग रिपोजिटरी में, जो वहाँ से पुश अप होता है आपके टेस्टर्स के एनवायरनमेंट में, वहाँ टेस्टिंग होती है, ठीक है। वहाँ से फिर वो पुश अप होता है, हो सकता है किसी और एनवायरनमेंट हो, अदरवाइज इट में पुश अप टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो एक्चुअल सर्वर है, ठीक है। नॉर्मली बीच में इंटीग्रेशन भी आता है ना, अदरवाइज पे पुश टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो कि आपके सर्वर पे है, क्लाइंट के साइड में। मे बी क्लाइंट ने अपना स्पेस ले रखा है, या मैं क्लाइंट के साइड से मैंने क्लाउड वगैरह पे ले रखा हूँ, या सर्वर मेंटेन कर रहा हूँ, व्हाटएवर बी द केस। तो वहां पे सोर्स कोड देने का तो कोई मतलब नहीं ना है। वहां पे तो वो चीज देंगे जो एक्सिक्यूट हो पाए, और हमें ये भी नहीं पता कि वहां का एनवायरनमेंट क्या है। हम यहाँ विंडो पे कर रहे हो सकता है वहां यूनिक्स पे चल रहा हो, लाइनक्स पे चल रहा हो, राइट। बट दिस डॉट क्लास फाइल इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वी नो दैट, right? I can take this dot class file and use the Java command. Hello जी, ठीक है भाई। तो डॉट क्लास फाइल को मैंने यहाँ से उठाया, लाइनेक्स पे गया, वहां पे मैं इसको दोबारा जावा से यूज करके कंपाइल नहीं करूंगा। वहां क्या करूंगा, सिंपली वहां पे जो जेडीके इंस्टॉल्ड है, हालांकि वो जेडीके डिफरेंट है, यानी उसका जो जावा टूल है वो डिफरेंट है, राइट। बट हाउ डज दैट मैटर टू मी? मैं सिंपली जावा कह के इस क्लास फाइल का में जो जो एक्चुअली क्लास है, यानी क्लास का नाम है, वो क्लास नाम का नाम दूंगा, वो वहां पे एग्जीक्यूट होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म हियर मींस द ऑपरेटिंग सिस्टम। So the class file which is compiled in one platform or one operating system may be taken as it is and may be used in another platform without any recompilation need. ठीक है। तो अगर कोई आपसे वाइवा में पूछे व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इन जावा, तो आप क्या बोलेंगे? Once the source code is compiled to dot class file, we can take the dot class file to any other environment and we can use as it is without recompilation. So for bytecode पे convert हो जाती है dot class file. Now bytecode, as I told you, that it is for the virtual machine. और environment में जो दूसरा environment है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ interpretation हो रहा है, line by line translation हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन से उस पर्टिकुलर यूनिक्स मशीन या लाइनक्स मशीन या मैक ओएस मशीन के लिए ट्रांसलेशन हो रहा है रन टाइम पे, जब प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। इसलिए वहां पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइल फाइल को दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, देन वी शुड हैव लेफ्ट जावा कंप्लीटली और प्योरली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे एचटीएमएल है। व्हाई? It's compiled and interpreted language, but there is a reason for the decision, right? C++ is purely compiled language. Why we are giving it a two-step procedure to obtain platform independence? One reason, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस तो हमको सिर्फ इंटरप्रेटर से ही मिल सकता था ना, प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं फिर वहां। HTML को कौन सा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है? वो तो ब्राउजर होता है। ब्राउजर उसको HTML का टैग रीड करता है, जो उसमें H1 अगर टैग है तो हेडर 1 साइज की लेगा, डिस्प्ले कर देगा वहां पर। इमेज देख रहा है तो इमेज को उठाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर में देखेगा इमेज मौजूद है, डिस्प्ले कर देगा, नहीं है तो क्रॉस लगा देगा, नहीं तो अल्टरनेट टेक्स्ट दे देगा, व्हाटएवर बी द केस, राइट। तो इंटरप्रेटर भी तो हो सकता था प्योरली। व्हाई दिस कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड? ये सारे मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्पीड तो स्लो होगी बेटा, C++ फास्टर होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है, राइट।
इंटरप्रेटर स्लो होता है, तो हमने कंपाइलर भी रखा, इंटरप्रेटर भी रखा, ठीक है। कंपाइलर इसलिए रखा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टास्क हम कंपाइलेशन फेज में पुश कर सके। कंपाइलेशन क्या करता है, वन गो में काम करता है, राइट। उसने क्लास फाइल जनरेट कर दी, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, फॉर द वर्चुअल मशीन, सो दैट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी सिक्योर रहे, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो क्रॉस चेक करना था, ठीक है, कि लैंग्वेज की डाटा टाइप चेक करना है, वो सब सही है कि नहीं, ये सब उसने ऑलरेडी कंपाइलेशन में कर दिया है, ठीक है। गॉट इट गाइस? तो अब चूंकि हमें ये भी मैनेज करना है कि भाई स्पीड स्लो ना हो, राइट। जब जावा पहली बार आई थी ना, वर्जन 1 हेवीली क्रिटिसाइज की गई थी फॉर द स्पीड, दैट्स द फैक्ट, ठीक है। जावा ने अपने आप को मार्केट ही इसलिए किया क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी और इंटरनेट एप्लीकेशन के साइड को डायरेक्शन में मूव कर रही थी। वो सबलेट्स वगैरह उसने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे बहुत जल्दी, राइट। तो इस वजह से ही ये ग्रो करी थी। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताऊं, जावा स्क्रिप्ट जो नाम दिया गया ना, जावा स्क्रिप्ट, क्यों भाई, जावा स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट बताओ, उसका जावा से कुछ लेना देना है? नहीं, जावा स्क्रिप्ट का जावा से कुछ लेना देना है क्या? नहीं है ना। उसमें जावा जैसा कोई सिंटेक्स आपको दिखता है? नहीं दिखता है, राइट। तो नाम फिर जावा स्क्रिप्ट क्यों लगाया गया? मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट की टेक्नोलॉजी या तो पुरानी लैंग्वेजेस थी जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, जैसे पर्ल वगैरह चलती थी, राइट। अदरवाइज अब पर्ल वगैरह जो थी वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट नहीं चलती थी, वो हैवी वेट प्रोसेस यूज करती थी। जावा जो लेके आया वो सर्वलेट कंसेप्ट लेके आया, जो पहली बार उसने इंट्रोड्यूस किया कि आप सर्वलेट को एज लाइट वेट आप उसको सेपरेटली रन कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज हो रही है इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए। सो दिस वाज द बेस्ट चॉइस एट द टाइम। नाउ दिस वाज द बेस्ट चॉइस, सो they didn't know that any further language will come for it, so they just add, okay, along with Java you can use for front end this scripting language, and we name it JavaScript, and soon it was being used for any stack, even for .NET or different, ठीक है। ठीक है, तो कहानी यही थी। तो जावा स्क्रिप्ट वालों ने बड़े क्लेवरली इसको नाम को यूज करा मार्केट करने के लिए, ठीक है। तो दिस जावा गाइस दे कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स, ठीक है। और ऑप्टिमाइज करते करते इन्होंने ऑलमोस्ट दे हैव कम वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ C++, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ये पुश कर पाए हैं कंपाइलर साइड में। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जो प्लेटफॉर्म के टाइप पे ही, मतलब प्लेटफॉर्म के डिसीजन, उसकी नॉलेज के साथ ही डिसीजन लिया जा सकता है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन स्टेप कभी नहीं गया, ठीक है। क्लियर है? ओके ना, पहली दोनों सीट पे जो बच्चे बैठे हैं, आप दोनों, क्या नाम है आप दोनों का? नाम बताओ भाई, नाम बताओ अपना अपना। सफदर, आप है? अब्दुल्ला, आप? शबाब, देखो बताइए भाई, ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, राइट, आप दोनों से पूछ रहा हूं भाई, ये वेरिएबल्स की विजिबिलिटी क्या है? पब्लिक है? अच्छा, C++ में डिफॉल्ट क्या होती थी? गूगल करो, गूगल करो, गूगल करो, गूगल करो, अभी गूगल करो। द विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, द डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल इन C++, गूगल करके बताओ मुझे।
मिला भाई? क्या मिला? प्राइवेट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सी प्लस प्लस में क्या है, जावा में क्या है, जावा में क्या है बताओ। जावा में कहानी थोड़ी बदलती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा होता तो ये पब्लिक होता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिखा होता तो ये प्राइवेट होता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा होता तो ये प्रोटेक्टेड होता। ठीक है, नोटिस ऑल दीज आर कीवर्ड्स, राइट? पब्लिक, क्लास, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंट, ठीक है, रिटर्न, थ्रोस, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स है। सारे आईडी में आपको ब्राउन नजर आ जाएंगे और स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। नेम ऑफ द क्लास हैज टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन, जावा कन्वेंशन, जावा कोड कन्वेंशन। इसको स्मॉल लेटर से लिखूंगा, कोड कंपाइल होगा, रन भी करेगा, बट यू आर गोइंग टू ब्रेक द कन्वेंशंस। ठीक है, सो यू हैव नॉट टू डू दैट। द अदर कन्वेंशन दैट यू हैव टू टेक केयर इज नेवर प्लेस मोर देन वन क्लास इन अ सिंगल फाइल। ठीक है, ऑल्दो दैट इज अलाउड टेक्निकली, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। इंडस्ट्री में कोई भी आपको ऐसा नहीं करने देगा। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें किसी में भी नहीं करने देगा। ठीक है, मॉड्यूलिटी, आप मल्टीपल क्लासेस डालेंगे, क्लासेस की साइज बड़ी होंगी। ठीक है, एक तो सिंपल सा रीजन ये है कि आप कोशिश ये करो कि भाई एक स्क्रीन पर आपको जितना विजिबल हो जाए, कोड को कोशिश करो कि उतना ही में रखो। कभी कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि एक क्लास की फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक फाइल के अंदर एक क्लास रखें। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप मल्टीपल क्लासेस रखेंगे तो उसमें से वही क्लास रन कर सकती है जिसके अंदर मेन मेथड है, और उस क्लास को आपको पब्लिक रखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही क्लास पे पूरी फाइल के अंदर पब्लिक हो सकती है, बाकी सारी क्लासेस पब्लिक नहीं हो सकती है। तो टेक्निकल भी बग्स आने की, प्रॉब्लम आने की चांसेस है। व्हाई मेक इट कॉम्प्लेक्स? ठीक है, चीज को सिंपल रखो, एज सिंपल एज पॉसिबल, कि आसानी से कोई भी उसको पढ़ करके बिना कॉम्प्लिकेशन में फंसे समझ सके। ठीक है, आप आउटलाइन देखोगे, एक क्लास का आउटलाइन देखना पसंद करोगे, या आप आउटलाइन देख रहे हो, पता ही नहीं कि उसमें कितनी क्लासेस है, अब आप नीचे अरे इस पे और क्लास भी है, क्या है यार ये। ठीक है, तो फॉर मॉड्यूलिटी, फॉर कीपिंग इट सिंपल। ठीक है, so these are the best practices and these are defined for certain reasons. People follow it and people follow it religiously. ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हो, लेकिन अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो जो क्लाइंट को चाहिए, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट वेस्ट है। ठीक है, यू हैव टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, वो आपको फॉलो करना होगा। जो पूछ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास, जो बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी बीच बीच में, और रैंडमली खड़ा करके पूछूंगा और इम्प्लीमेंट करने को भी बोलूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, नाउ आई सेड these are the typical visibility specifier और accessibility specifier, दोनों ही टर्म यूज करते हैं हम, राइट? दैट यू हैव known in C++, right? We have got something else. I will not call it visibility specifier, I will call it visibility control. अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं लगाता हूं तो ये visibility control कहलाएगी, and that visibility control is named as default visibility control. Default, कुछ भी नहीं लगाया तो डिफॉल्ट, उसका कुछ और मतलब है, उसका मतलब पब्लिक जैसा नहीं है, उसका कुछ और मतलब है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर पब्लिक और प्राइवेट समझ रहे हैं, इट्स ओके। ठीक है, आगे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट मतलब जहां कुछ भी नहीं लगाया तो वो डिफॉल्ट है। तो अभी ये मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, तो ये सारी क्या है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूं विजिबिलिटी कंट्रोल, क्योंकि विजिबिलिटी में इसका कंट्रोल है, इसका रोल है।
बट इसके लिए कोई कीवर्ड स्पेसिफाई करने के लिए नहीं है, तो हम इसको विजिबिलिटी स्पेसिफायर भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अपने अपने जो एक्सप्लेनेशन है उसके तरीके को बदल रहा हूँ। देयर आर 4 विजिबिलिटी कंट्रोल्स इन जावा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, क्योंकि जो विजिबिलिटी स्पेसिफायर है विजिबिलिटी कंट्रोल भी है। एंड देयर आर 3 विजिबिलिटी स्पेसिफायर इन जावा जस्ट लाइक C++, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इन ऑल दीज 3 फील्ड, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, द विजिबिलिटी कंट्रोल लेवल इज व्हाट? डिफॉल्ट, राइट। बट शुड वी गो फॉर विद डिफॉल्ट? अच्छा, स्ट्रिक्ट विजिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब क्या होता है? अगर ये वेरिएबल इस क्लास के अंदर प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं तो इस क्लास का कोई मेथड ही उसको एक्सेस कर पाएगा, इस क्लास के बाहर कोई मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगा। नाउ C++ में आपने डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। यू हैव टू हाइड योर डाटा फ्रॉम unauthorized access. Now this, who is going to be the unauthorized access? Code basically, code, another code, right? Another code which is going to use your class, ठीक है। तो उसको वो ऑथराइज है एक्सेस करने के लिए नहीं, ये आपको चेक करना है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे एक जनरल रूल होता है, आप अगर मैनेजमेंट के साइड अगर जाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई एक रूल है कि किसी भी एम्प्लॉय को उससे ज्यादा एक्सेस आपको किसी भी रिसोर्स का नहीं देना है जितने की उसको जरूरत है, ठीक है। ना तो रिपोजिटरी का आपको एक्सेस मिलेगा एक्स्ट्रा, आप डेवलपर हैं तो आपको टेस्टर की इन्वायरमेंट का एक्सेस उसके रिपोजिटरी का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन से आपका कोई मतलब नहीं है, आप करप्ट कर सकते हैं उसको। इवन आप कंपनी के अंदर मूव कर रहे हैं तो सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर आपका कार्ड काम नहीं करेगा। आपने गलती से भी कार्ड अगर वहां लगा दिया ना, तो अक्सर कंपनी क्या करेगी, आपको इमीडिएट एक मेल भेजेगी नोटिफिकेशन की, वार्निंग की कि आपने गलत जगह एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है। ताकि आप हमेशा मालूम रहे आपको कि अच्छा ठीक है, मैं ट्रैक डाउन भी हो रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप इंटर नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, ठीक है। पता चला कोई एम्प्लॉय कभी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नियम खोले घुस गया, आप भी घुस गए पीछे पीछे, है ना। तो ये तो पॉसिबल है ना, तो वो आपको वार्न कर रहा है इसी चीज को रीइंफोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह जो डाटा होता है, डाटा को हम रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, ठीक है। और इस रिस्ट्रिक्टेड में हम बेस्ट कंडीशन जो लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि इसको एक्सेस वही करेगा जो इस क्लास का पार्ट है, मेथड है, यानी इस क्लास के बाहर ये डाटा पूरी तरह हिडन रहेगा, ये प्रॉपर्टीज पूरी तरह हिडन रहेगी। सो दैट इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डाटा हाइडिंग। ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा डाटा हाइडिंग सिर्फ प्राइवेट से होती है क्या? नहीं भाई, प्रोटेक्टेड से भी हो सकती है, डिफॉल्ट से भी हो सकती है, लेकिन प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट का जो स्कोप होगा फिर वो क्लास से मतलब बढ़ करके उसका क्या होगा, पैकेज लेवल पे आ जाएगा। वो पैकेज लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 पैकेज बनाया तो उसी पैकेज के अंदर के क्लासेस को पॉसिबली अलग अलग वे से एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे पैकेज के क्लासेस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वहां भी डाटा हाइडिंग है, पर डाटा हाइडिंग का जो लेवल है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड डाटा हाइडिंग को अप्लाई कर रहा हूं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक these fields as private. So as a matter of fact, I will have a practice that I do not forget to make any field non-private. I will make every field as always private. So private, ठीक है। अगर ये private हो गया, अब ये आया जहां हमने ये पैकेज जिसमें हमने सोचा था कि हम टेस्ट केस बनाएंगे, इस पैकेज में आकर के मैं एक क्लास बना रहा हूं, न्यू क्लास, ठीक है। लेट्स से टेस्ट, TRIANGLE, टेस्ट ट्राइंगल, राइट। अब इसको मुझे रन करना है, राइट। तो यहाँ मैं मेन मेथड को जनरेट करा लूंगा, इसको सिलेक्ट करके इस जगह को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेन मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, मुझे राइट डाउन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो आई विल से फिनिश। अब यहाँ देखिए ये स्केलेटन आपका, इसको स्केलेटन बोलते हैं, राइट। जनरेट होकर के आ गया, स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक है, खाली स्ट्रक्चर, ठीक, ये जनरेट होकर के आ गया आपका। तो स्केलेटन टर्न कभी भी टेक्नोलॉजी में आप समझे सुने तो ये समझे कि दैट्स अ
स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। रियल बिजनेस का कोड नहीं है उसमें, अब बिजनेस का कोड हो भी नहीं सकता, बिजनेस कोड तो डेवलपर टाइप करेगा, राइट। ऑटोमाइज क्या हो सकता है, स्केलेटन ऑटोमेटिक जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट करना है ट्रायंगल क्लास को, तो मैं ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, अगर मैं C++ में होता तो मैं क्या करता, ट्रायंगल T इतना ही कर देता तो ऑब्जेक्ट बन जाता, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक है ना, TRIANGLE है ना, इतना ही कर देता तो मुझे ऑब्जेक्ट बन जाता। TRI ही है बेटा। सर वो इंपोर्ट करना पड़ता है ना। हाँ, अभी एरर क्यों दे रहा है ये पूछ रहे होगे आप ना। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि टेस्ट ट्रायंगल जो क्लास है ये टेस्ट केस पैकेज के अंदर है, और ट्रायंगल क्लास जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं वो बेसिक अंडरस्कोर ऊप्स क्लास के अंदर है। तो इस पैकेज के किसी क्लास को यूज करने के लिए या आउटसाइड टेस्ट केसेस पैकेज के किसी भी क्लास को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे जब एरर मैसेज दे रहा है तो एरर मैसेज क्या कह रहा है, देखो ट्रायंगल कुड नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइम, आई कैन नॉट रिजॉल्व, राइट। यहाँ भी देखो, और अगर मैं इस बैलून पे जाऊँ तो बैलून पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे ऑप्शन देगा क्या करो, इंपोर्ट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सर हाँ सर 11 बजे दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास है, यस सर। तुम लोग लेट बहुत कर देते हो क्लास में, सुबह 9:30 का प्रॉमिस करके फिर चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इतना तक ठीक है। तो C++ में बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। C++ में इतने से आपका ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन C++ में एक और सिंटेक्स भी था, डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता था आपको, न्यू ट्रायंगल ये करना पड़ता था। तो जावा में यही एक तरीका है, पहला वाला तरीका नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप C++ भी ना भूलें, है ना। कहीं आप ऐसे इंटरव्यू में गए जहाँ C++ पूछ दे तो आप बता सके उसको, ठीक है, कोड को देख करके, या किसी एग्जाम में C++ कोड आए तो आप देख करके मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। तो वहाँ 2 तरीका था, यहाँ पर 1 तरीका है। इनफैक्ट वहाँ भी बेटर तरीका यही है, ठीक है। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को भी उनको मैनेज करना होता है, एंड देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने दोनों ऑप्शन ओपन रखा है, ठीक है। मेरे ख्याल से पढ़ाया गया होगा आप लोग को क्या रीजंस है, ठीक है। एनीवेज चलो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल ट्राई टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है।